नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दुबे एसके दुबे बायोलॉजी क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पे हम लोग आंसर पेपर सेट 4 चौथे नंबर सेट को 2019 के एफ यू के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग जीव विज्ञान आंसर पेपर सेट 5 सत्र 2019 348 एफबी के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसमें क्या कौन कौन से प्रश्न को दिया गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कहते हैं, मतलब भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, जिसमें आपके ऑप्शन है बिरबल साहनी, पी माहेश्वरी, डॉक्टर हरविंद खुराना, सर जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, तो यहां पे देखिए बिरबल साहनी तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा बिरबल साहनी? क्योंकि बिरबल साहनी साहब को जीवाश्मिकी का पिता कहा गया था। वह भी कहा के तो भारत के जीवाश्मिकी के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये ऑप्शन क्या हो जा रहा है? गलत। पी माहेश्वरी, तो यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी साहब ने ही बीजों के बारे में, मतलब बीज के भ्रूण के बारे में अध्ययन किया था सबसे पहले। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है कि पी माहेश्वरी को ही भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। तीसरा, आगे क्यों नहीं बता रहा है? डॉक्टर हरविंद खुराना को क्यों नहीं बताया जा रहा है? तो डॉक्टर हरविंद खुराना जी ने क्या किया था? तो डॉक्टर हरविंद खुराना विद्युत चुंबकीय आघूर्ण और सारे मतलब कई सारी चीजों का क्या किया था उन्होंने? यंत्रों की खोज की थी। ठीक है, चलिए आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 200 लघु बीजाणुओं के, क्वेश्चन है 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण, बीजाणु के निर्माण के लिए प्रक्रियात्मक लघु बीजाणु, प्रक्रियात्मक लघु बीजाणु मातृ कोशिका, मातृ कोशिका कितने कोशिकाओं के कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, यहां पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं 400, सेकेंड ऑप्शन है 50, 50, थर्ड ऑप्शन 100, देन 4, 200। नंबर ऑप्शन क्या है? ठीक है, किस चीज की? तो 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रक्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो आपको जब बताया गया है सेल डिवीजन पढ़ाया गया था, तो वहां पे आपको बताया गया होगा समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, बताया गया था।
और अर्धसूत्री। समसूत्री में क्या होता है, कोशिका नंबर ऑफ कोशिका क्या होती है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, किंतु वही कोशिका विभाजन होकर बड़ी के रूप में बनती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हुआ, फिर इसकी आकार ये हो गई, दो कोशिका बनती है यहाँ पे, लेकिन एक द्विध्रुवीय कोशिका होती है तो वह स्वतः ही नष्ट होती जाती है। ठीक है, फिर ऐसे बड़ी तो बढ़ती जाती है, जो घाव भरने में सहायक होती है। ठीक है, और बॉडी के वृद्धि में सहायक होती है, तो ये बढ़ती जाती है। तो समसूत्री ये हो चुका। अर्धसूत्री की बात करें कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका क्या होती है, नंबर ऑफ कोशिका एक से बटना प्रारंभ होती है, एक से दो होती है, दो से चार होती है, चार से आठ होती है, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे कोशिकाएं क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो यहां पे देखिए 400 तो कभी नहीं होगा, ये तो आंसर गलत है पूर्ण रूप से, नंबर ऑफ कोशिका। अब 50 कोशिका, एक कोशिका का दो, तो फिर 2 से 50 चौक को कितना होता है, 200 होता है, और ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 100 का 200 कभी नहीं होगा, 200 का 200 कभी नहीं होगा, है ना। तो ये 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण में कितनी, तो 50 कोशिकाओं की जरूरत, मात्र कोशिकाओं की जरूरत होती है। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है। ऑप्शन है आपके पहला मरुस्थलीकरण, सेकेंड ऑप्शन वनोन्मूलन, थर्ड ऑप्शन विकिरण, देन फोर्थ कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पे मरुस्थलीकरण, निम्न में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो मरुस्थलीकरण कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान आप जानते हैं, मिट्टी, वहां पे भी लोग रहना संभव है। जीवन के लिए अस्तित्व, जीवन जीने की बात हो रही है, तो जीवन के लिए जो सबसे, विकिरण भी नहीं, वनोन्मूलन, वनों का कटाव जिसको कहते हैं, अत्यधिक रूप से क्या होता है, इसमें वनों का कटान होता है, और जब वन काटे जाएंगे तो निश्चित तौर पे जीवन जीना संभव नहीं होगा, तमाम तरह की बीमारियां होना प्रारंभ होती है। तो यहां पे ऑप्शन जो सही होगा वनोन्मूलन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन राइजोबियम,
राइजोबियम, लेगुमिनिसिरम, लेगुमिनोसेरम। सेकेंड ऑप्शन एनाबिना। थर्ड ऑप्शन बैसिलस। देन फोर्थ कोई नहीं। कोई नहीं। हो गया? राइजोबियम, लेगुमिनिसोरम, एनाबिना, बैसिलस, कोई नहीं। तो दलहनी पौधों की जड़ों में, जैसा कि आप जानते हैं, यहां पे मैं पीछे चल रहा हूं, कोई नहीं पहले जब भी आ गया तो वहां पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बैसिलस, बैसिलस तो कदापि होगा नहीं, क्योंकि बैसिलस जो जीवाणु होती है वह पौधों की जड़ों में नहीं पाई जाती है। एनाबिना, एनाबिना हमारा शैवाल हो जाता है, तो यहां पे शैवाल भी सही नहीं होगा। देन फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइजोबियम, लेगुमिनिसोरम पाया जाता है दलहनी पौधों की जड़ों में, जो क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे। कौन सा? राइजोबियम, लेगुमिनिसोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की शुक्राणु की संरचना का केवल एक नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य की शुक्राणु की संरचना की बात कर रहा है। क्वेश्चन है मनुष्य की शुक्राणु की संरचना का केवल चित्र दर्शाइए। चित्र दर्शाइए, है ना? तो यहां पे जो चित्र होता है शुक्राणु की, वह कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, ये चित्र हो जाता है। अब इसमें ऊपर की तरफ एक केंद्रक पाई जाती है, जहां पे यहां इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम, बीच वाले को कहते हैं केंद्रक। इसमें कुछ माइटोकांड्रिया होती हैं, लगभग 8-10 की संख्या में माइटोकांड्रिया होती हैं, और इसको हम पुच्छ भाग कहते हैं। पुच्छ भाग। तो हमने जब आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाया था मानव जन्म, तो वहां पे शुक्राणु की संरचना बनाई थी कि 3 भाग में डिवाइड होते हैं। हेड भाग मतलब सिर भाग, ठीक है, उसके बाद मध्य भाग, मध्य, और लास्ट वाला जो होता है वह पुच्छ भाग होता है। ठीक है, तो ये शुक्राणु की संरचना होती है। शुक्राणु, है ना? अब क्या कार्य है ये सब मैं वीडियो में अपलोड किया हुआ हूं थर्ड चैप्टर के। ठीक है, वहां पे जाके आप पढ़ लीजिएगा। यहां पे मैं तत्कालिक रूप से आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उन गैसों के नाम लिखिए जिनके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। क्वेश्चन है
गैसों के नाम लिखिए जिनके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ओके, होता है। तो उन गैसों के नाम लिखिए। कौन कौन से ग्रीन हाउस प्रभाव? ग्रीन हाउस को एक ग्लास हाउस के नाम से भी हरे ग्लास के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें पेड़ पौधों को उगाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो आंसर होगा यहां पे मैं लिख दे रहा हूं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, उसके बाद CFC मेथेन, CH4 आदि। बस इतना काफी है अभी, है ना, 1 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो उन गैसों के नाम लिखिए जिनके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। तो CO2 हो गया, CFC हो गया, CH4 हो गया आदि। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन आदि, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में नील हरित शैवालों मतलब साइनोबैक्टीरिया की संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। क्या होता है ये? ठीक है ना, तो यहां पे जैव खाद का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया की भूमिका संक्षेप में लिखिए। तो यहां पे जो होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में नील हरित किस कार्य में होता है? तो जैव खाद्य के उत्पादन में हम लिख सकते हैं, क्योंकि उर्वरा शक्ति नील हरित शैवालों का धान की खेती के समय जब हमने आपको शैवाल पढ़ाया था तो वहां बताया था कि इसका उपयोग बेस्ट ऑफ एग्जांपल जो होता है वह जैव खाद के रूप में किया जाता है। तो यहां पे हम लिख रहे हैं जैव खाद के रूप में। ठीक है, जैव खाद के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, अनिषेक फलन, क्वेश्चन है अनिषेक फलन किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। अनिषेक फलन मतलब ऐसी प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें क्या हो? जनन संभव न हो, मतलब अंडाशय सम्मिलित न हो, किंतु फिर भी फल बन जाते हो। वह प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? अनिषेक फलन
प्रक्रिया कहलाते हैं। और यहां पे एग्जाम्पल जो होगा वह केला होगा। एग्जाम्पल जो होगा वो क्या होगा? केला। ठीक है, पार्थेनोकापी है ना। जहां पे क्या होगा, पूर्ण रूप से अनिषेक फलन में क्या हो जाता है, तो बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है। मैं लिख भी दे रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। बिना निषेचन के फल का निर्मित होना, फल का निर्मित होना अनिषेक फलन, अनिषेक फलन कहलाता है। ठीक है, अनिषेक फलन किसे कहते हैं, तो बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता है। जो यहां पे मैं आपको एग्जांपल बता दिया हूं, केला होता है, इसमें क्या होती है, अंडाशय बनती है और अंडाशय से ही क्या हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है, किंतु निषेचन यहां पे नहीं होती है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तैयारी आप अपनी लगातार करते रहिए। ठीक है, अगले सेट में मैं आपको सेट नंबर 6 को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।